हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जब खुश रहेंगे हम तो शरीर में रक्त संचार बेहतर होगा, जिससे क्या होगा, हमारा बौद्धिक और शारीरिक विकास बेहतरीन तरीके से होगा। तो चलिए देर किस बात की, रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपने प्यारे से अध्याय को, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जिन्हें जानना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। हमारे इस अध्याय का नाम है बच्चों अजंता एलोरा की गुफाएं। तो बच्चों, प्रस्तुत अध्याय में अजंता एलोरा की गुफाओं की सुंदरता का वर्णन किया गया है। ये गुफाएं बौद्ध धर्म तथा अन्य धर्मों से संबंधित है। ये गुफाएं भारतीय शिल्पकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। तो बच्चों, अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित भित्ति चित्र हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है? भित्ति चित्र हैं। ये गुफाएं लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईसा पूर्व के दौरान बनाई गई हैं। इन गुफाओं में भित्ति चित्रों द्वारा मूर्तियों में भरे रंगों की चमक आज भी पूर्ववत है। ये गुफाएं भारतीय शिल्पकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। उत्कृष्ट यानी कि एक अद्भुत नमूना है। इन गुफाओं में महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक चित्र हैं। विदेशी पर्यटक इन गुफाओं में बहुत रुचि लेते हैं। रुचि यानी कि इंटरेस्ट, अर्थात विदेशों से आए जो पर्यटक किसे कहते हैं? जो यहाँ घूमने आए होते हैं, वे पर्यटक जो है वो यहाँ पर इन गुफाओं में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। इन गुफाओं को देखने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का मौसम बहुत ही उपयुक्त है। उपयुक्त यानी कि बिल्कुल बढ़िया है। यहाँ पहुँचने के लिए महाराष्ट्र में निकटस्थ यानी कि सबसे नज़दीक हवाई अड्डा कौन सा है? औरंगाबाद में है। यह अजंता से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे का रास्ता बस द्वारा से तय किया जाता है। औरंगाबाद सभी बड़े शहरों से वायु मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, अजंता की 30 गुफाएं पहाड़ को खोदकर बनाई गई हैं। दिशाओं के आधार पर इन गुफाओं को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, पूर्वमुखी और दक्षिणमुखी। 19 से 30 संख्या तक की गुफाएं पूर्वमुखी हैं, जबकि 1 से 18 तक की गुफाएं दक्षिणमुखी हैं। इन गुफाओं में 5 चैत्य मंदिर हैं तथा 25 विहार या मठ हैं। गुफा संख्या 8, 9, 10, 12 और 13 बौद्ध धर्म की शाखा हीनयान से संबंधित है। तो कौन सी शाखा है बौद्ध याद की? हीनयान शाखा। और अन्य गुफाएं जो हैं वो महायान शाखा से संबंधित है। 2 शाखाएं थी बौद्ध धर्म की, हीनयान और महायान। पहली गुफा में स्त्रियों के अनेक सुंदर चित्र हैं, जिनमें से कुछ श्रीलंका के सिगिरिया चित्रों से मिलते हैं। गुफा संख्या 2 में महात्मा बुद्ध के जन्म और जातकों की कथा से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण भित्ति चित्र हैं। अजंता की चौथी गुफा सबसे बड़ी है, जो 28 स्तंभों के सहारे स्थित है। 20 से 25 संख्या तक की गुफाएं या तो अधूरी बनी हैं या कम महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि गुफा संख्या 24 यदि पूरी बनती तो शायद अजंता का सबसे बड़ा विहार होती। विहार यानी कि सबसे बड़े घूमने की जगह होती। इन गुफाओं की छतों पर कमल इत्यादि के सुंदर चित्र बने हुए हैं, जो देखने में बड़े ही आकर्षक लगते हैं। तो बच्चों, अजंता की गुफाएं पर्यटकों के लिए सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक खोली जाती हैं। इन गुफाओं में प्रवेश के लिए मामूली सा शुल्क देना होता है। शुल्क यानी कि मामूली सा किराया देना पड़ता है। शुक्रवार को प्रवेश निशुल्क होता है, यानी कि शुक्रवार को यहाँ पर निशुल्क यानी कि कोई किराया नहीं देना होता है जाने के लिए। गुफाओं में रोशनी का अभाव है। अभाव यानी कि रोशनी नहीं आती अंदर। इसके लिए गाइड आदि को कुछ पैसे देकर स्थल प्रकाश की व्यवस्था की जा सकती है। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बनी हुई हैं। यहाँ पर कुल 34 गुफाएं हैं। अजंता की गुफाओं की भांति इन गुफाओं में भी कलात्मक सौंदर्य देखते ही बनता है। कलात्मक यानी कि कला का सौंदर्य है, यहाँ पर देखते ही बनता है। सुंदर मूर्तियाँ और भित्ति चित्रों की यहाँ पर भी भरमार है। स्तंभों पर भी बहुत उत्तम कोटि की नक्काशी जो है की गई है। जहाँ अजंता की गुफाएं केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है, वहाँ ये गुफाएं बौद्ध धर्म के अतिरिक्त हिंदू और जैन धर्म से भी संबंधित है। इनमें से 12 बौद्ध धर्म और 5 जैन धर्म की हैं। बौद्ध गुफाओं का समय 600 से 800 ईस्वी तक बताया जाता है, जबकि हिंदू गुफाओं का समय करीब 900 ईस्वी के आसपास बताया जाता है। जैन गुफाएं 800 ईस्वी के बाद बननी प्रारंभ हुई थी और 1000 ईस्वी तक बनकर तैयार हुई थी। गुफा संख्या 16 में भव्य कैलाश मंदिर अपना विशेष आकर्षण रखता है। विशाल भूभाग में बना हुआ यह मंदिर 81 मीटर लंबा, 47 मीटर चौड़ा और 33 मीटर ऊंचा है। गुफा संख्या 32 की इंद्र सभा जैन मंदिरों में सर्वाधिक सुंदर है। गुफा में जैन तीर्थकरों के भी चित्र हैं।
इन गुफाओं में बने मंदिर एवं चित्र इत्यादि भारतीय संस्कृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चों, यह अध्याय उर्वशी कपूर द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में हमें जानकारी दी है। तो आइए अब इस जानकारी से संबंधित अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ चलने का समय आ गया है। बढ़ते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों पर। हमने क्या सीखा ये जानेंगे। पहला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस समय बनाई गई थी? तो अजंता की गुफाएं जो है ईसा पूर्व बनाई गई थी। इस प्रकार बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और इस प्रकार उनका उत्तर पाठ के अनुसार देंगे आप। हम आगे के प्रश्नों पर आ जाते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में डैश से संबंधित भित्ति चित्र है। तो अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित भित्ति चित्र है। इसके बाद आगे के प्रश्न पढ़ेंगे और रिक्सान आप पाठ के अनुसार भरेंगे स्वयं। हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। सही गलत का निशान लगाना है इसमें। अजंता की गुफाओं में जैन धर्म से संबंधित भित्ति चित्र है। बिल्कुल नहीं, गलत करेंगे इसे। बौद्ध धर्म से संबंधित भित्ति चित्र हैं, तो मैंने इसमें गलत का निशान लगा दिया है। और बाकी के भी वाक्य पढ़िए और सही गलत का निशान आप स्वयं लगाइए। आइए अध्याय से अनुसरण पर आते हैं। इसमें क्या करना है आपको? अजंता तथा एलोरा की सुंदर गुफाएं हमारे भारत की सुंदरता का वर्णन करती हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म तथा एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म के अतिरिक्त हिंदू और जैन धर्म का वर्णन करती हैं। विदेशी पर्यटक भी इन्हें देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। अतः हमें अपने देश के इतिहास को पूर्ण रूप से जानना चाहिए। यदि आपको एलोरा अजंता की गुफाएं देखने का प्रस्ताव मिले तो आप क्या करेंगे? अब आपके पास विकल्प है। प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लेंगे, जाने से इनकार कर देंगे, निर्णय अपने माता पिता पर छोड़ देंगे। मुझे तो लगता है कि आपको प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझे ये प्रस्ताव मिलेगा तो मैं तुरंत स्वीकार कर लूँगी, क्योंकि ऐसी आकर्षक और इतिहास से संबंधित गुफाएं देखने का मौका कहाँ मिलता है। इनकी जानकारी हमें लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपके सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। तो ज़रूर जाइएगा अगर आपको मौका मिले तो इस जगह जाने का। आइए लेखन अभ्यास पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपके सामने शब्द दिए गए हैं, जिन्हें 4-4 बार आपको लिखना है। बढ़िया तरीका है ये शब्दों को याद करने का। देखिए, इससे शब्द अच्छे से याद हो जाएंगे, साथ में वर्तनी की अशुद्धियाँ भी नहीं होंगी और आपका सुलेख बहुत बहुत अच्छा होता चला जाएगा। तो ये कार्य ज़रूर कीजिएगा। आइए भाषा अभ्यास के पहले प्रश्न पर पहुंचते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों में उचित वर्तनी वाले शब्दों को चिन्हित कीजिए, यानी कि जो सही स्पेलिंग है उसे राइट टिक करना है। अब बौद्ध में कौन सा सही है? ये देखिए, मुझे तो यही वाला सही लगा। बिल्कुल सही, यही सही है। ठीक है, इस प्रकार बाकी के भी शब्दों में सही विकल्प चुनिएगा आप स्वयं। दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, वह सुंदर लगती है। इस वाक्य में सुंदर लगना क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि तुम बाहर जाओ, वह हमसे दूर रहती है, तो यहाँ बाहर और दूर जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आगे है कालवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय आवर्ती का बोध होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैं कल दिल्ली गया था, रवि की बहन अभी गई है, तो कल और अभी कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात जिन शब्दों से क्रिया अथवा क्रिया विशेषण के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि दीपक बहुत अच्छा गाना गाता है, सीमा थोड़ी चली और थक गई, तो बहुत और चली जो है थोड़ी जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब आ जाता है चौथा इसका भेद, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने का ढंग का ज्ञात होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि मुस्कान ने मुझे मुस्कुरा कर देखा, धीरे धीरे बोलो कोई सुन लेगा, तो मुस्कुराकर और धीरे धीरे ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब प्रश्न आ रहा है आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण छांटकर लिखिए। मनोज धीरे बोलता है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द है धीरे। ये लीजिए, मैंने यहाँ पर रेखांकित भी कर दिया और यहाँ पर लिख भी दिया। इसी प्रकार बाकी के वाक्यों में आप क्रिया विशेषण रेखांकित करके रिक्त स्थान में लिखेंगे। योग्यता विस्तार के प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर प्रश्न है बच्चों की किसी एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान का वर्णन कीजिए जो हमारे देश के इतिहास का सुंदर वर्णन करता होगा। भारत में भरमार है ऐतिहासिक स्थानों की जिनका वर्णन आप कर सकते हैं। ठीक है, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, कई ऐसे ऐतिहासिक स्थान हैं जिनका वर्णन आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो बिल्कुल करिए, क्योंकि आप ज़रूर ऐसे ऐतिहासिक स्थलों पर गए होंगे, तो आपने उनके बारे में वहाँ पर क्या क्या जानकारी ली।
अपने किताबों के माध्यम से क्या क्या जानकारी प्राप्त की, यहाँ पर आपने उसका सुंदर वर्णन करना है। याद रखिएगा, सुलेख अच्छा होना चाहिए। वर्णन तो सुंदर ही होगा, साथ में सुलेख भी अच्छा होना चाहिए। दोनों काम हो जाएंगे इससे। आपकी तार्किक शक्ति का विकास होगा इससे और सुलेख बेहतर होता जाएगा। तो बच्चों, बिल्कुल ये कार्य आपने ज़रूर करना है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस कार्य को करते रहिए।